नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 के बारे में। तो आशा करता हूं आपने जो 3 लेक्चर हैं इससे पहले के जो 3 लेक्चर अपलोडेड हैं वो आपने देखे होंगे। और इन 3 लेक्चर की जो PDF है वो PDF आपको मिलेगी वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है mybooklo.com, ठीक है ना, mybooklo.com ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाके आप क्या कर सकते हो, इन बुक ये जो PPT थी जो थी PDF जो थी उसे आप वहाँ से ले सकते हो। अब बात करते हैं लेक्चर नंबर 4 की। उस लेक्चर नंबर 4 के बारे में बात करें उससे पहले मैंने 2 चीज़ आपके लिए बोली थी। मैंने कहा था कि ये 2 चीज़ें हैं, इनको आप बताना। 2 क्वेश्चन दिए थे बेसिकली। एक तो मैंने कहा था आपको बताना था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिक फॉर कंक्रीट स्टील के लिए ये कितना होता है, क्योंकि कंक्रीट का जो है वो तो मैंने बता दिया था। EC निकालने का अपने पास में अलग अलग मेथड्स थे, शॉर्ट टर्म के लिए अलग था, लॉन्ग टर्म के लिए अलग था। और ये भी बताया था कि शॉर्ट टर्म निकालने के लिए इंडिया में क्या है और बाहर क्या होता है, ठीक है। अब एक मॉड्यूलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो है उसको निकालने के लिए मैंने बताया था कि आप एक काम कर सकते हो कि इसकी फिक्स वैल्यू है वो है IS 456 में ये गिवन है कि इसकी फिक्स वैल्यू कितनी, ये बतानी थी। और साथ ही साथ में एक मैंने ये बोला था कि अल्फा जो है कंक्रीट के लिए कितना होता है, और लगभग ये क्या होता है, बराबर होता है स्टील के लिए भी। मतलब कि थर्मल कोफिशिएंट होता है एक्सपांशन का, वो कितना होता है। तो मेरे पास कमेंट आए थे। तो इसमें देखो क्या होता है, इसका जो आंसर है वो ये भी हो सकता है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन आंसर क्या होता है, कई बार ये भी लिखा हुआ होता है 12 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, इस तरह से भी लिखा हुआ मिलता है। तो दोनों ही आंसर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वही वाली बात है कि यहाँ जो पॉइंट था उस पॉइंट को हटा के आपने क्या कर दिया, एक यहाँ पे क्या है, पावर माइनस में एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दिया है। अब क्या होता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बेसिकली जो डेटा है ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम के हिसाब से है, ये है ना। मतलब एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है, थर्मल कोफिशिएंट जो होता है एक्सपांशन का, ये फिक्स थोड़ी होता है, ये वेरी करता है। इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 6 to 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस तक ये वेरी करती है। मतलब 6 से लेकर 12 तक करता है, कई बार ये 13 तक भी पहुंच जाता है। लेकिन हमारा काम है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम एग्जाम क्रैक कर सकें, एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल आप जाओगे, फील्ड में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और ये देखो, ये SSC में पूछा गया है, JEE एग्जाम में भी पूछा गया है, स्टेट में। साथ ही साथ में स्टील के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, ये होता है कोड के हिसाब से 200 किलो न्यूटन पर mm², ये भी होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², ये भी लिख सकते हो। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो बेसिकली आप, मेरा मकसद क्या था, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि 2 क्वेश्चन आपको बताना कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, डेटा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात कर लेते हैं। और आज थोड़ी सी आवाज़ भी थोड़ी डाउन लग रही है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन है और मूड भी ख़राब है थोड़ा, है ना। और मूड इसलिए ख़राब है क्योंकि तबीयत डाउन है, और तबीयत इसलिए डाउन है क्योंकि मूड ख़राब है ना। तो ऐसे ही है थोड़ा सा। चलिए, तो हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अब से क्या होगा कि जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना, जो भी लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो जो स्टूडेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो बच्चे स्टूडेंट जो हैं, जो भी अपने भाई बंधु हैं जो डोनेट कर सकते हैं, उनको 1 रुपया डोनेट करना है एक लेक्चर का। मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक लेक्चर जो है, इस एक लेक्चर की फ़ीस कितनी है, ये आपकी फ़ीस है 1 रुपया, ठीक है ना। एक लेक्चर की 1 रुपया इसकी फ़ीस है। जो मेरा नंबर है वो नंबर पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह सब पे है, तो आप 1 रुपया डोनेट कर सकते हो। तो ये वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो ये चीज़ें यूज़ करते हैं, साथ ही साथ में जिनके पास पैसे हैं, अगर वो दे सकते हैं तो। और कोई स्टूडेंट्स अगर नहीं दे सकता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये देना ही है, कोई देना चाहे दे सकता है। उससे क्या होगा, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी कि तो मैं चीज़ें क्या है पूरी तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। और बाकी तो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम 1 रुपया नहीं दोगे तो फिर उससे क्या हो जाएगा कि मैं क्लासेस बंद कर दूंगा। क्लासेस अपनी प्रॉपर चलती रहेगी। अब ये 1 रुपया में बहुत ताकत है, आपको पता नहीं है, 1 रुपया बहुत बड़ी चीज़ है। 1 रुपया बन के बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, जिससे क्या है फिर मेरा जो भी चीज़ें हैं उनको मैं सही से मैनेज कर पाऊँगा, है ना। चलो, अब बात कर लेते हैं अपने लेक्चर के बारे में, जो जिस लिए आज हम आए हैं ना। तो आज थोड़ा सा माहौल थोड़ा ढीला है, अब इसको गर्म करते हैं और अपना जो चाहते हैं हम, जिसके लिए हम आए हैं पढ़ने के लिए, उसकी हम बात करते हैं। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 4, और ये जो लेक्चर नंबर 4 है, आज से हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे।
अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, मैंने आपको क्या है, मैंने आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बना दिया है। बेवकूफ़ ऐसे बना दिया है, मैंने आपको बोला था कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, यानी कि लेक्चर नंबर 1 से लेके 3 तक जो मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था मैं सिर्फ आपको छोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है और मेन जो आरसीसी वो स्टार्ट होगी। लेकिन भाइयों मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेके 3 तक प्लस IAS 4, 5, 6 का जो मेरा समरी है, ये अगर आपने देख लिया है, इतना सा पोर्शन अगर आपने देख लिया है, इतना सा पोर्शन, तो लगभग 80% क्या है आरसीसी मैंने कंप्लीट कर दी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने वो 80% क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। अगर आप अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो भी चीज़ें, अगर आप नहीं भी देखते हो तो भी 80% चीज़ आप सॉल्व कर लोगे। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें 20% ही आपको क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काम का है, लेकिन ये काम का इसलिए ज़्यादा है। अब काम का मतलब क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने अब तक पढ़ाई हैं उनका जो रिलेशन है कि वो कैसे बनी, क्या था क्या नहीं था, वो अब पता चलेगा। उनके पीछे की जो कहानी है वो अब पता चल जाएगी, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ है। तो आरसीसी लगभग लगभग खत्म हो चुकी है वैसे देखा जाए तो। चलिए अब बात करते हैं डिजाइनिंग की। डिजाइनिंग की अगर हम बात करें तो हुआ ये था कि जब डिजाइनिंग की बात हुई थी तो डिजाइनिंग में क्या है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था डिजाइनिंग को। सबसे पहले एक थ्योरी आई थी WSM, एक आई थी अपने पास में अल्टीमेट थ्योरी, और एक है अपने पास LSM। 3 थ्योरी है अपने पास में, ध्यान रखना 3 थ्योरी हैं, तीनों के नाम मैं बता रहा हूँ। एक तो अल्टीमेट लोड थ्योरी लिख लो इसको, अल्टीमेट लोड थ्योरी आई थी, अल्टीमेट लोड मेथड आया था। अब क्या होता है कि हमारे पास जो करंट में भी सिचुएशंस हैं, करंट में जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से WSM और अल्टीमेट लोड थ्योरी या अल्टीमेट लोड मेथड इन्हें हम नहीं पढ़ते हैं, ये आउटडेटेड है। हम जो पढ़ते हैं वो है LSM के बेसिस पर ही हम सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है WSM थ्योरी भी, तो WSM भी हमको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। और हल्का सा मैं आपको अल्टीमेट लोड के बारे में भी बता दूंगा। अल्टीमेट एक्जैक्टली क्या है, अल्टीमेट लोड जो मेथड है उसका अपडेटेड वर्जन क्या है, LSM है। LSM में थोड़ी सी चीज़ों को एक्स्ट्रा करके और LSM को अपडेट करके फिर नई थ्योरी बना दी LSM। अल्टीमेट थ्योरी जो है उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, आप मान सकते हो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एक एक थ्योरी बताने वाला हूँ, ढंग से डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले WSM के बारे में, ठीक है। तो आप एक समझ सकते हो, अब हम पढ़ने वाले हैं WSM थ्योरी के बारे में। तो जो WSM थ्योरी है, इस WSM थ्योरी में क्या था और क्या नहीं था। WSM थ्योरी वो है स्ट्रेस पर बेस्ड, किस पर, स्ट्रेस पर बेस्ड है ये, ठीक है ना। जो डिप्लोमा वाले हैं वो लिख सकते हैं, इसमें हम स्ट्रेस पर फैक्टर लगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी काम करता है। क्या करता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी काम करता है। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो जिसको हम FOS बोलेंगे डायरेक्टली, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस पर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस पर वर्क करता है। हम इसमें स्ट्रेस की बात करेंगे। साथ ही साथ में इसकी एक खास बात और थी, ये क्या थी, ये इलास्टिक जो थ्योरी उस पर बेस्ड थी। तो आप ये कह सकते हो कि थ्योरी बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। जो इलास्टिक थ्योरी है, ओक्सलो था, उस पर ये बेस्ड थी। दो बातें समझ में आ गई, एक तो स्ट्रेस पर बेस्ड है, इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड है। इसके अलावा इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी काम में लिए जाते हैं वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग हैं। मतलब आपके स्टील का अलग है और कंक्रीट का अलग है, ये तो आपको पता ही होगा। कंक्रीट का जो है, स्टील का जो है, स्टील में जो है, स्टील का तो होता है आपका 1.78 और कंक्रीट का होता है 3.0, यानी कि 3। अब ये जो 1.78 है, ये आपको कहीं कहीं 1.8 भी मिल सकता है, तो घबराना मत, ठीक है ना। 1.8 भी मिल सकता है किसी किसी जगह पर, घबराना मत। ऑप्शन में 1.8 होता है तो उसे भी आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो हुई WSM की बात। अब WSM में एग्जैक्टली क्या था वो समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या था WSM में, ये हुआ था कि WSM जब थ्योरी आई थी तो उसमें ये था, किसी भी ऑब्जेक्ट को या मटेरियल को या जिस पर आप वर्क करना चाहते हो, आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, उसके ऊपर क्या है, हम ये मान लेते हैं कि इसके ऊपर कोई एक्स अमाउंट का लोड आने वाला है। क्या आएगा, एक्स अमाउंट का लोड आने वाला है, जिसको हम बोलते थे वर्किंग लोड। क्या बोलते थे, वर्किंग लोड। तो अब ये वर्किंग लोड अगर आएगा, मान लीजिए 100 किलो न्यूटन का वर्किंग लोड आएगा, तो जब इसको डिजाइन किया जाएगा तो 100 के लिए डिजाइन करेंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या था, इस 100 को कुछ ना कुछ बढ़ा दिया जाता था। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस का एक कॉन्सेप्ट आ गया था वर्किंग स्ट्रेस में, कि आप कुछ ना कुछ अल्टीमेट स्ट्रेस आएगा। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर एक चीज बना सकते हो कि अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करनी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते थे, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती थी वो होती थी कि अल्टीमेट जो स्ट्रेस आने वाला है उस पर, फाइनली जो स्ट्रेस आएगा वो अपॉन जिस वर्किंग स्ट्रेस के लिए आप परमिट कर रहे हो, यानी कि परमिसिबल लिख सकते हो आप आराम से। क्या लिख सकते हो, परमिसिबल, परमिसिबल या वर्किंग स्ट्रेस। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो। एग्जाम में कई बार ये पूछ लेता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जब आप किसी सेक्शन को अगर आप बनाते हो इस थ्योरी के हिसाब से, पर्टिकुलर किसी सेक्शन को अगर मैं बनाता हूं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ एक सेक्शन बनाया,
और इस सेक्शन के साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन बनाऊंगा जिसको मैं बोलता हूँ न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलता हूँ? न्यूट्रल एक्सिस बोलता हूँ। अब ये क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस में बोलता हूँ, साथ ही साथ में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ स्ट्रेस के बारे में और स्ट्रेन के बारे में, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन किस तरह से वर्क करते हैं। अब क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की जब भी बात होगी, ध्यान रखना, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, है ना। अब क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की जब भी बात होगी तो ध्यान रखना, हमें ये देखना होगा कि इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का होता है। तो अब ध्यान रखना, जब भी स्ट्रेस की बात होगी, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, लीनियर था। इस तरह से क्या था, इनका डिस्ट्रीब्यूशन था इनका, ठीक है। ऊपर जो था और नीचे जो था, उन स्ट्रेस के बारे में ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो डायग्राम बना रहा हूँ वो रफली डायग्राम चल रहा है, बाकी एक्जैक्टली डायग्राम मैं आगे चल के और बनाऊंगा, क्योंकि होता ये है कि मान लीजिए अगर आपका स्टील यहाँ पर है, आपने स्टील यहाँ प्रोवाइड किया है, तो जो स्ट्रेस का डायग्राम है वो स्ट्रेस का डायग्राम कहाँ ही सिर्फ यहाँ तक बनना चाहिए था। ये जो मैं नीचे बनाया है ये नहीं बनेगा, है ना, ये नहीं बनेगा, लेकिन अभी सिर्फ रफली चल रहा है मामला, तो ज़्यादा ध्यान मत देना। अब क्या होता है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का जो डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, वो लीनियर बनता है यहाँ पर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो डायग्राम है वो कैसा बनता है, लीनियर बनता है। अब मान लीजिए कि आपके पास में ये कोई पर्टिकुलर कोई बीम है या कोई आपका ऑब्जेक्ट है और इस पर ऊपर से लोड आ रहा है। अगर ये लोड आएगा तो लोड आने पर ये क्या होगा, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी तो ऊपर की तरफ तो आएगा आपका कंप्रेशन और बॉटम में आएगा आपका टेंशन। तो बस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। ऊपर आपके क्या है, ये कंक्रीट के लिए चलता है मामला, ठीक है, जबकि आपने नीचे स्टील प्रोवाइड किया है तो ये स्टील के लिए चलता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा कंक्रीट है वो स्ट्रेस ले सकता है कंप्रेसिव वाला, टेंसाइल वाला नहीं ले सकता, इसलिए हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। तो टेंशन के लिए क्या है, हमने क्या प्रोवाइड किया है, स्टील प्रोवाइड किया है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है इस पूरे फंक्शन में, पूरे ऑब्जेक्ट में, जिस पॉइंट पर यहाँ कहीं एक पॉइंट आएगी, कोई एक एक्स्ट्रा कोई फाइबर आएगा, वो फाइबर ऐसा होगा, उसकी खास बात होगी, उसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। उसकी खास बात क्या होती है, ना तो वहाँ पे जो कंप्रेशन आएगा और ना ही वहाँ पर क्या आएगा, टेंशन आएगा। मतलब एक ऐसा फाइबर या ऐसी कोई लाइन, पर्टिकुलर ऐसा कोई प्लेन आप कह सकते हो पूरे ऑब्जेक्ट में, जहाँ ना तो आपकी टेंशन आ रही है और ना ही आपका कोई कंप्रेशन आ रहा है। वो जो लाइन होगी, वो जो फाइबर होगा, उसको आप क्या कह सकते हो, उसको बोलते हैं, उस एक्सिस को बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि न्यूट्रल एक्सिस आपने यही क्यों मानी, क्या रीजन है कि न्यूट्रल एक्सिस यहीं पर है, और न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जहां पे ना तो कोई स्ट्रेस आता है, कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा, ना तो वो कंप्रेसिव होगा और ना ही वो टेंसाइल होगा, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, वो आपकी क्या कहलाएगी, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंप्रेशन साइड का जो कंप्रेशन साइड आ जाएगी यहाँ पर। अब देखो क्या करना है मुझे, यहाँ से क्या चीजें पढ़नी है एग्जाम में, क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है, तो रेनफोर्समेंट से जो नीचे की वैल्यू जो है ना, यहाँ और टॉप से लेके, टॉप वाली जो साइड है, उस टॉप वाली साइड से जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है उस लाइन तक का जो डेप्थ है उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव डेप्थ। ये ध्यान रखना, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैपिटल डी जो होता है, वो कैपिटल डी जो होता है वो टोटल डेप्थ के लिए होता है, कि अगर आपने टोटल डेप्थ अगर आपको बनानी है तो ये टोटल डेप्थ क्या होगा, ये कैपिटल डी आपको रिप्रेजेंट करेगी, ये कैपिटल डी है ना, ये कैपिटल डी है। और स्मॉल डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है, नॉमिनल कवर क्या होता है, इसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है उसकी ट्रिक का, कि कैसे आप याद रख सकते हैं, वो आप देख लेना अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऊपर आपने स्ट्रेस प्रोवाइड किया हुआ है, ये क्या है, ये कहलाता है WSA में सिग्मा CBC। क्या कहलाता है, सिग्मा CBC। ये स्ट्रेस होता है, किसमें स्ट्रेस होता है, ये होता है आपका किसमें स्ट्रेस, ये स्ट्रेस होगा आपका कंक्रीट वाला स्ट्रेस। किसका स्ट्रेस होगा, कंक्रीट का स्ट्रेस होगा। अगर हम बात करें किसकी स्ट्रेस की, कि स्टील में स्ट्रेस कितना होगा, तो स्टील में यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है उसको सिग्मा ST से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक बार में, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं बता रहा मैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ। आगे चल के मैं सारी चीज़ आपके जितने भी मतलब मेरे पन्ने हैं वो सारे के सारे पन्ने खोल दूंगा, यानी पत्ते जो है मेरे, मैं सारे खोलने के लिए रेडी हूँ। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा गेम बता दूँ, तो गेम क्या होता है, कहाँ से सोचना स्टार्ट हुआ, कहाँ से चीज़ें बनी, ठीक है ना। तो लॉन्ग वीडियो बनेगा, लेकिन ये आपका बेसिक कहीं ना कहीं बेसिक को आपको थोड़ा मजबूत बनाएगा। अब क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्ट्रेन है उस स्ट्रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, तो लीनियर होता है। स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होता है, लीनियर होता है। ये स्टार्टिंग में माना गया था। अब क्या होता है, आगे चल के ये माना गया कि फिर नेक्स्ट थ्योरी वगैरह डेवलप हुई इससे पहले ही, कि इन्होंने क्या किया, सेक्शन बनाए, इन्होंने क्या बनाए, सेक्शन बनाए। इन्होंने सेक्शन बनाए अलग अलग। जैसे कि अगर आपका रेनफोर्समेंट है, वो रेनफोर्समेंट अगर कम है तो उसको अंडर सेक्शन बोल दिया, अगर आपका रेनफोर्समेंट जो है वो ज़्यादा है तो उसको ओवर रेनफोर्समेंट बोल दिया, और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही है रेनफोर्समेंट तो उसको क्या है, बैलेंस सेक्शन बोल दिया। क्या बोल दिया, बैलेंस्ड सेक्शन बोल दिया। तो
तो ये इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ओवर एनफोर्समेंट क्या होता है, अंडर क्या होता है, और बैलेंस सेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए कोड से रिलेटेड। अगर आपने कोड का वीडियो देखा है तो ऑलरेडी ये चीज़ समझ में आ जाएगी जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। आपके कोड में क्या है, एक टेबल है, टेबल जो है वो टेबल नंबर 21 है, और अगर आप पेज नंबर जानना चाहते हैं तो पेज नंबर 81 पर एक टेबल दी हुई है। ये टेबल में क्या है, आपको परमिसिबल वैल्यूज है कंक्रीट के लिए, मतलब ये टेबल कुछ ऐसी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, ऐसे लिखा हुआ है कि आपके यहाँ तो है ग्रेड से कंक्रीट की, जैसे कि M15 हो गई, M20 हो गई, है ना। और यहाँ पर क्या है, फिर परमिसिबल स्ट्रेसेस दी हुई हैं, जैसे सिग्मा CBC है, आपके सिग्मा CBC दी हुई है, और टाउ BD दिया हुआ है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। उनमें हमारे काम का क्या है, हमारे का एक सिग्मा CCB है, डायरेक्ट जिसको बोला जाता है डायरेक्ट कंप्रेशन स्ट्रेस, और सिग्मा CBC को क्या बोला जाता है कि कंप्रेशन, आपकी जो बेंडिंग कंप्रेशन साइड में कितना आपके कंक्रीट में स्ट्रेस आ रहा है, वो होता है आपका बेंडिंग कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है सिग्मा CBC। तो इनकी जो वैल्यूज़ है, जैसे M15 के लिए अगर मैं बात करूँ, M15 के लिए 5 होती है, M20 के लिए 7 होती है। तो ये वैल्यूज़ हमारे काम की है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेबल याद होनी चाहिए, तो ये टेबल आपको याद रखनी है। एक दूसरी टेबल और है, कोड का वीडियो जरूर देखना, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, इसलिए इनको मैं थोड़ा हल्का हल्के सा बता रहा हूँ आपको। फिर आपकी टेबल नंबर 22 जस्ट इसके आगे ही है, पेज नंबर जो है वो 82 पर है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है स्टील के बारे में, कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर स्टील है तो उसमें कितना स्ट्रेस आने वाला है। ये WSM के हिसाब से पूरा का पूरा मामला, किसके हिसाब से, WSM के हिसाब से। तो अब क्या होता है, स्टील में भी वैल्यूज गिवन है। जैसे मान लीजिए अगर टेंशन में स्टील है और आपका जो डायमीटर है वो 20 mm तक का ही है, तो आपको 140 जो न्यूटन पर mm स्क्वायर का आपका स्ट्रेस आएगा, लेकिन ये माइल्ड स्टील है तो ही आएगा। अगर आपके HYSD है तो HYSD में ये वैल्यू चली जाएगी 230 तक। तो इस तरह से वहाँ पर वैल्यू गिवन है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, तो उसे आप जरूर देखना, ये काम आएगा हमारे, ठीक है ना। ये बहुत काम का है, आगे चल के काम आने वाला है, ठीक है। तो जो भी मैंने बताया अभी तक, उसमें क्या था, उसमें काम का कुछ भी नहीं था, सिर्फ काम का दो बातें थी। दो बातें कौन कौन सी थी, एक तो स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेन का वो लीनियर था, दूसरा यहाँ पर फैक्टर जो सेफ्टी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, वो अप्लाई की जा रही है मटेरियल की जो स्ट्रेस उस पर, यानी कि स्ट्रेस पर ये बेस्ड है, इलास्टिक जो थ्योरी उस पर। बाकी जो फैक्टर्स हैं, ये तो मैंने पहले भी बोला था कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हैं दोनों के दोनों 1.8, 1.78 या 1.8 और 3, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो, अब काम की बातें स्टार्ट होंगी। यहाँ से काम की क्या क्या बातें स्टार्ट होंगी, सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अब यहाँ से काम का मामला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान से पढ़ना है। काम की बात ये है, आपसे पूछा जाता है मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो, जो मॉड्यूलर रेशियो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। वो रेशियो होता है ES/EC का, यानी कि मॉड्यूलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील का कंक्रीट के साथ में जो आपका रेशियो होगा वो कहलाता है मॉड्यूलर रेशियो। इसको फाइंड आउट करने के लिए, m को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला भी आता है 280/3 सिग्मा CBC। अब समझ में आया, सिग्मा CBC की जो मैं टेबल बता रहा था वो क्यों बता रहा था। अगर आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो m की वैल्यू के लिए आपको सिग्मा CBC यहाँ पुट करना होगा। तो अगर आपको सिग्मा CBC पता है तो आपको कैलकुलेट करना होगा। और सिग्मा CBC के लिए क्या पता होना चाहिए, सिग्मा CBC के लिए आपको ग्रेड पता होनी चाहिए कि कंक्रीट की कौन सी ग्रेड है। पर्टिकुलर ग्रेड के लिए आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है कि अब आती है क्रिटिकल वैल्यूज की बात। क्रिटिकल वैल्यूज मतलब कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की बात। न्यूट्रल एक्सिस तो मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रल एक्सिस क्या है, वो पॉइंट है या वो लाइन है, वो एक्सिस है जहां पर क्या ना तो स्ट्रेस आ रहा है, ना किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं आ रहा, ना तो टेंसाइल है ना कंप्रेशन है। तो अगर आपसे एग्जाम में बोला जाता है कि न्यूट्रल एक्सिस आपको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, और क्रिटिकल निकालनी है, तो कैसे निकालोगे। तो क्रिटिकल निकालनी है तो क्रिटिकल के लिए एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो फॉर्मूला आप यूज भी ले सकते हैं, इसका डेरिवेशन भी, लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। स्मॉल m सिग्मा CBC अपॉन स्मॉल m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, ठीक है ना। और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किससे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप डेप्थ से। डेप्थ भी कौन सी, इफेक्टिव है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्रिटिकल जो वैल्यूज है XC से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको आप निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नॉर्मल एक्सिस निकालनी, न्यूट्रल एक्सिस जो है, नॉर्मली न्यूट्रल एक्सिस जो है वो निकालनी है आपको, ये तो क्रिटिकल होगी, नॉर्मल वाली निकालनी है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको मोमेंट एरिया का यूज़ करना पड़ता है। उसका फॉर्मूला जो बन के आता है लास्ट में, वो ऐसा बन के आता है BXA का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू MAST D-XA। यानी कि अगर आपने कोई सेक्शन लिया और उस सेक्शन को आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया और आपने बोल दिया कि भाई ये तो न्यूट्रल एक्सिस है, क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, XA है, आपने बोल दिया पहले ही। और आपने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है, नीचे जो रेनफोर्समेंट है, उस रेनफोर्समेंट का एरिया है AST, कितना है, AST है, ठीक है। और जो सेक्शन है उस सेक्शन की विड्थ कितनी है, कैपिटल B है,
और m क्या है, मॉड्यूलर रेशियो है। तो इन वैल्यूज़ का अगर आप पुट करते हो तो यहाँ से क्या है XA आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो XA आ जाएगा अपने पास में। अब ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जो मैंने आपको सेक्शंस बताए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस, वहाँ पे क्या होता है XA की वैल्यू और XC की वैल्यू दोनों आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग केसेस आते हैं, ठीक है ना। अब केसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर अब 1 कर लेते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या होता है, केस नंबर 1 ये बोलता है कि बैलेंस सेक्शन का, बैलेंस सेक्शन क्या होता है, जो बैलेंस सेक्शन है उसमें क्या होता है कि अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस जो है आपकी, वो क्रिटिकल एक्सिस जो है उसके बराबर हो जाती है तो उसको कहा जाता है बैलेंस सेक्शन। या फिर आपके जो स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा CBC वो आने वाले एक्चुअल स्ट्रेस के बराबर हो कंक्रीट में, और या फिर आप कह सकते हो कि जो सिग्मा ST है जो आपके स्ट्रेस आता है किसमें, स्टील में, वो किसके बराबर है, वहाँ पर जो स्ट्रेस आ रहा था उसके बराबर। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बैलेंस सेक्शन। अब इसको कैसे समझ सकता हूँ मैं, इसको समझने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक डायग्राम बना सकता हूँ और उस डायग्राम से मैं आपको ये चीज़ें समझा सकता हूँ। देखो होता क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो स्ट्रेस आया है, ठीक है ना, जो कंक्रीट स्ट्रेस ले सकती थी वो कंक्रीट स्ट्रेस ले सकती है सिग्मा CBC, सिग्मा CBC ये ले सकती है, परमिसिबल है, और ये ले सकती है सिग्मा ST अपॉन M। टोटल जो स्ट्रेस आता है भाई सिग्मा ST ले सकती है, मॉड्यूलर रेशियो का डिवाइड होगा। अब क्या होता है, जितना ये ले सकती थी उतना उसने ले लिया है, जितना वो ले सकती थी उतना ले लिया है, यानी कि रियल में भी यहीं इसी के ऊपर डायग्राम बन रहा है, इसी के ऊपर यहीं तक स्ट्रेस बन रहा है, और ये जो लाइन बन रही है इसी के ऊपर से बन रही है, यहीं से निकल के जा रही है, जस्ट इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो ये जो केस होता है तो ये केस कहलाता है बैलेंस सेक्शन का। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि किसी पर्टिकुलर बीम पर या किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस आया, वो लोड आया, लोड आने से स्ट्रेस डेवलप हुए, और एक पर्टिकुलर कंडीशन पर एक साथ सडनली, ध्यान रखना, सडनली आपकी जो कंक्रीट है उसने भी अपनी फुल स्ट्रेंथ जो अचीव कर ली, साथ ही साथ में आपकी स्टील ने भी अचीव कर ली, दोनों ने अपनी अपनी फुल स्ट्रेंथ अचीव की है, तो वो कहलाता है आपका बैलेंस सेक्शन। ठीक है, इसके अलावा फिर दूसरा सेक्शन और होता है, केस नंबर 2 आप लिख सकते हो उसको। ये जो केस नंबर 2 होता है ये कहलाता है आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ये जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, जैसा नाम से पता चला अंडर रेनफोर्स्ड, यानी कि जो रेनफोर्समेंट है वो रेनफोर्समेंट क्या है, कम है, रेनफोर्समेंट की कमी है। तो अब आप बताओ किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कंक्रीट तो अपनी फुल जितना चाहिए था उतना है, रेनफोर्समेंट कम है, अगर आपने कहीं रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है तो रेनफोर्समेंट क्या होगा, रेनफोर्समेंट के ऊपर लोड आएगा, रेनफोर्समेंट जब टेंशन लेगा तो रेनफोर्समेंट पहले फेल होगा कंक्रीट से, क्यों, क्योंकि रेनफोर्समेंट कम है। तो आप ये कह सकते हो कि यार अगर मैं इसका भी डायग्राम बनाता हूँ, इसका भी अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए कि ये पर्टिकुलर वैल्यू है, यहाँ पर जो स्ट्रेस आ सकता था, देखना इससे मैं बना रहा हूँ येलो वाले, ये जो कलर से बना रहा हूँ मैं, वो स्ट्रेस बना रहा हूँ जो आ सकता था, जितना ये ले सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो क्या है, ये सिग्मा CBC है, कंक्रीट जो ले सकता था। अब आपका जो स्टील है, स्टील कितना ले सकता था, स्टील ले सकता था सिग्मा ST अपॉन टोटल, इतना सिग्मा ST अपॉन ये ले सकता था, ये ले सकते थे, है ना, ये ले सकते थे, यानी कि इनको ऐसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये इनकी स्ट्रेंथ थी, इतना ही ले सकते। लेकिन जब लोड आया और लोड आने पर क्या हुआ कि स्टील जो है ना, स्टील, उस स्टील ने तो पूरा का पूरा लोड ले लिया, फुल स्ट्रेंथ तक पहुंच गया, क्यों, क्योंकि स्टील कम था, लेकिन कंक्रीट तो अभी तक यहीं पहुंचा था, कंक्रीट तो फुल पहुंच ही नहीं पाया। तो अब क्या करो, अब इन दोनों का आप क्या कर दो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करोगे आप तो ये कुछ लाइन ऐसे बन सकती है, ये कुछ ऐसे बन जाएगी। तो यहां से देखने से पता चल रहा है कि यार ये जो रेड वाला जो पॉइंट यहां कट कर रहा है, ये वाली जो अब न्यूट्रल एक्सिस है, अब नई वाली जो न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं न्यूट्रल एक्सिस, ये भी न्यूट्रल एक्सिस है रेड वाली, और जो आपने पहले बनाई थी न्यूट्रल एक्सिस वो तो कहाँ है, वो तो नीचे है, वो यहाँ पर है, ये न्यूट्रल एक्सिस जो है ये नीचे है। अब समझना, जो बैलेंस सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस या पहले वाली थी उसको मैं बोलता हूँ क्रिटिकल, क्या बोलता हूँ, क्रिटिकल बोलता हूँ, और जबकि ये क्या है, एक्चुअल है। तो अब यहाँ से एक चीज मैं पता लगा सकता हूँ कि अरे यार यहाँ से मैं एक चीज कह सकता हूँ, क्या जो न्यूट्रल एक्सिस है XA है और X क्रिटिकल है, X क्रिटिकल है, ये जो है इसको मैं क्रिटिकल बोलता हूँ, इसको XC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जबकि ये X क्या है, ये एक्चुअल है, ये क्या है, ये एक्चुअल है, एक्चुअल वाली है। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करके देखो कौन सी ज्यादा है, चलो ये निकालते हैं। यहाँ से इसकी डेप्थ तो हो गई ये वाली, यानी कि इसको बोल रहा हूं मैं XA, और जबकि इसको बोल रहा हूं क्या, इसको मैं बोल रहा हूं क्या, XC। कौन बड़ा है भाई, XC बड़ा है, यानी कि देखो जो चीज मैं बोल रहा था वही हुआ ना कि XC क्या होता है, ये XC बड़ा होता है XA से, किसमें, अंडर रेनफोर्स्ड में, ये अंडर रेनफोर्स्ड में XC बड़ा होगा। उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा एक चीज और है कि जो यहाँ पर स्ट्रेस आया है कंक्रीट में, ये स्ट्रेस क्या है, XC से कम, सिग्मा CBC से कम है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, सिग्मा A से रिप्रेजेंट कर दो, तो सिग्मा एक्चुअल जो आ रहा है उससे।
और यहाँ पर जो स्ट्रेस आ रहा है वो एक्चुअल में जो स्ट्रेस आना चाहिए था, मैं टी ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, उस टी ए के बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ आप लिख लो, एक चीज़ लिख सकते हो, क्या सिग्मा सी बी सी जो है उससे सिग्मा सी बी सी की वैल्यू ज़्यादा है, और जो आपके लोड की वैल्यू आ रही, वो जो स्ट्रेस आ रहा है कॉन्क्रीट में वो कितना है, वो सिग्मा एक्चुअल है। उसके अलावा कंक्रीट जो है, उस कंक्रीट में जितना स्ट्रेस आ सकता था सिग्मा एस टी, वो पूरा का पूरा आ रहा है, यानी कि एक्चुअल में जो स्ट्रेस आ रहा है टी ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो कितना आ रहा है, ये पूरा का पूरा ले रहा है। तो ये सारी रामायण में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि यार ये सेक्शंस बने कैसे, कैसे हम डिजाइन करते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब ऐसा ही अब क्या कर सकते हैं, केस नंबर 3 में कर सकते हैं। केस नंबर 3 क्या होता है, केस 3 ये बोलता है, केस नंबर 3 ये बोलता है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन का मतलब ये है कि रेनफोर्समेंट है, वो रेनफोर्समेंट क्या है, ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया। अब भाई ये बताओ, अगर आपने किसी सेक्शन में, पर्टिकुलर किसी सेक्शन में रेनफोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया, तो रेनफोर्समेंट जो अब है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, कंक्रीट कम रह गया कंपैरिजन में। तो कंक्रीट अगर कम है कंपैरिजन में, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, तो कंक्रीट पहले फेल हो जाएगा। तो कंक्रीट इस बार पहले फेल करवा देते हैं, तो पहले फेल करवाते हैं, चलिए पहले फेल करवा देते हैं। तो चलिए ऐसा मैंने बनाया, मैंने माना कंक्रीट की स्ट्रेंथ ये है, सिग्मा सी बी सी है, इतना स्ट्रेस आ सकता है, और सिग्मा एस टी यहाँ आ सकता है। अब देखो सिग्मा एस टी अपॉन एम होता है वैसे तो अब क्या होता है, ये थी नॉर्मल कंडीशन, बोले ये इतनी स्ट्रेंथ थी, और जो एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है, वो क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल एक्स सी है, एक्स सी इसकी हाइट है, ठीक है ना, एक्स सी इसकी यहाँ से हाइट है, यानी कि डेप्थ है एक्स सी। अब क्या होता है, मैं क्या करता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अब रेनफोर्समेंट ज्यादा है, तो रेनफोर्समेंट यहीं तक पहुंच पाएगा और इतने में कंक्रीट फुल स्ट्रेंथ पर पहुंच जाएगा। तो अब इसको मिलाओ, अब अगर आप मिलाते हो तो आपको देखने से पता चलेगा यार अब तो न्यूट्रल एक्सिस नीचे आ गई, डाउन आ गई, तो अब न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है एक्चुअल वाली एक्स ए, अब वो ज़्यादा है, यानी कि एक्स ए ज़्यादा होती है एक्स सी से। किससे ज़्यादा होती है, एक्स सी से ज़्यादा होती है। समझ में आया, न्यूट्रल एक्सिस किस में कम होती है, किस में ज़्यादा होती है। अभी एक ट्रिक और बताऊंगा याद रखने की, एक याद रखने की ट्रिक बताऊंगा। अब क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है लीवर आर्म का, लीवर आर्म क्या आता है, लीवर आर्म का क्वेश्चन आता है कि जो लीवर आर्म होती है, वो लीवर आर्म के बारे में, कि लीवर आर्म जो है उसकी वैल्यू किस में कम होती है, किस में ज़्यादा होती है। पहले समझते हैं लीवर आर्म क्या होता है। लीवर आर्म क्या है, डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है कंप्रेशन फोर्स और आपके टेंशन फोर्स की। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए टेंशन फोर्स आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है मान लीजिए कंप्रेशन फोर्स, तो इनके बीच की क्या होगी, ये पर्टिकुलर क्या होती है, ये क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है कि इनके बीच की कितनी डिस्टेंस आपके यहाँ से जनरेट हो रही है। कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी। अब देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ और यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, इनके बीच की पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। अब न्यूट्रल एक्सिस अगर आपको कैलकुलेट करनी है और आपको ये देखना है कि कहाँ कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है, तो ये डिपेंड करेगा पूरा का पूरा किस पर, ये न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यूज के बारे में डिपेंड करता है। अब ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा सा मैं अभी आपको स्किप कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको एलएसएम में बता दूंगा चाहे आपको, है ना, ये एलएसएम बताऊँ क्योंकि अभी कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ मैं बताऊंगा। तो अब इतना याद रखना, या एग्जाम में लीवर आर्म के बारे में जरूर पूछा जाता है कि लीवर आर्म जो है वो लीवर आर्म किस में कम होती है, किस में ज़्यादा होती है ना, तो ये मैं आपको एलएसएम वाले कंसेप्ट में बताऊंगा, यहाँ से क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा। हाँ, यहाँ से एक चीज़ आपको समझ लेनी है कि केस जो होते हैं अपने पास में अलग अलग केसेस हैं। अब इन केसेस में ये याद रखना कि किस केसेस को कैसे याद रखना है, किसमें न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू कम होती है, किसमें ज़्यादा होती है। तो देखो ट्रिक क्या है याद रखने की, ट्रिक क्या है याद रखने की, ट्रिक ये है, मैं कैसे याद रखता हूँ कि मान लीजिए आपका सेक्शन है, क्या है, ये आपका सेक्शन है, और इस सेक्शन में क्या है कि आपने यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है, और ये नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस है जो होनी चाहिए बैलेंस सेक्शन के लिए, या क्रिटिकल जो है वो है। अगर आपके नॉर्मल सिचुएशन है, रेनफोर्स जितना चाहिए उतना कंक्रीट उतना है, बैलेंस सेक्शन है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ओवर रेनफोर्स हुआ, ओवर रेनफोर्स हुआ, ओवर रेनफोर्स मतलब रेनफोर्समेंट ज़्यादा हो गया, अगर नीचे रेनफोर्समेंट ज़्यादा हो गया है तो कहीं ना कहीं वजन नीचे ज़्यादा हो गया, तो अब क्या होगा कि आप ये कह सकते हो न्यूट्रल एक्सिस या सीजी नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो अब क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस यानी कि नीचे आ गई, क्योंकि वजन नीचे बढ़ गया, ये नीचे आ गई, तो ये वाली जो वैल्यू है ये किसके लिए, ओवर रेनफोर्समेंट एक्सी है, तो एक्सी नीचे आ जाती है, मैं ऐसे याद रखता हूँ। और अगर रेनफोर्समेंट कम होता, अगर रेनफोर्समेंट कम होता तो ये हल्का हो जाता नीचे से, तो सीजी जो है या न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। मैं ऐसे याद रखता हूँ, आप भी क्या कर सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में कि किस चीज़ के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला याद रखने कि अंडर के लिए कितना होता है, ओवर के लिए कितना होता है, सबके लिए। क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है आपका, उसका फॉर्मूला होता है WSM में बता रहा हूँ मैं, B इंटू एक्स ए सिग्मा सी बी सी अपॉन 2 D माइनस एक्स ए बाई 3, ठीक है।
ये होता है आपका फॉर्मूला। अभी एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला बन रहा है दो चीज़ों से मिलके, एक तो बन रहा है आपके फोर्स से और एक बन रहा है लीवर आर्म से। ये लीवर आर्म है आपकी, क्या है, लीवर आर्म है आपकी, ये लीवर आर्म कहलाती है आपकी। अब क्या होता है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी इसमें न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, क्योंकि जेई लेवल में न्यूमेरिकल आने का मतलब है कि सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऐसा आने वाला है नहीं। अब क्वेश्चन आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे वैल्यूज बताओ सर, तो बी तो है विड्थ उस सेक्शन की, एक्स ए क्या है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है, सिग्मा सीबीसी आप कोड से कैलकुलेट कर सकते हो, डी इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये मैं बता रहा हूँ किसके लिए, ये बता रहा हूँ बैलेंस सेक्शन के लिए। तो सेम फॉर्मूला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आप स्टील से भी कैलकुलेट कर सकते हो, सेम वैल्यूज। उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स ए बाई 3। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक नई चीज़ आ जाती है, नोट करना, यहाँ पर एक किसी का डाउट भी आया था बच्चे का कि यहाँ एग्जाम में पूछ लेते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर के बारे में। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इसका फैक्टर के बारे में पूछ लेते हैं, फैक्टर क्या होता है इसका। अब जो फैक्टर होता है ये बेसिकली क्या होता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे क्यू इंटू क्यू मान लीजिए, आर डब्ल्यू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बी डी स्क्वायर, ऐसे एक फॉर्मेशन आता है, इसका डेरिवेशन भी है प्रॉपर। अब ये जो क्यू है, इस क्यू को है ना आर डब्ल्यू भी बोलते हैं, आर भी बोल देते हैं, यही आपका जो है वो फैक्टर कहलाता है। अब ये फैक्टर क्या होता है, डब्ल्यू एस एम और एल एस एम में दोनों में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो अब इस फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है बेसिकली, इस फैक्टर का फॉर्मूला बता रहा हूँ, फैक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ सिग्मा सी बी सी, हाफ सिग्मा सी बी सी सी एन जे। इस तरह से आप इसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये वैल्यूज़ क्या क्या है, क्या नहीं है, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि इन चीज़ों को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। साथ ही साथ में जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो मैं वो बता दूंगा। अभी सिर्फ इतना हिंट दे रहा हूँ मैं आपको कि ये जो बी डी स्क्वायर इसके जो मल्टीप्लीकेशन में जो होता है वो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर कहलाता है। एलएसएम में आपको ऑलरेडी याद होगा, एलएसएम में तो हम ऐसे लिख लेते हैं 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर, ऐसे डायरेक्टली होता है 138 होता है ना, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है डब्ल्यूएसएम में भी ऐसे ही होता है। उतनी ही चीज़ें बता रहा हूँ जितनी आपको अभी पता होनी चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ, फिर आगे चल के मैं सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अब अगर आपको अंडर रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना है कि अंडर रेनफोर्समेंट की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप अंडर रेनफोर्स का मतलब ये है कि रेनफोर्समेंट ने अपनी जो वैल्यू है फाइनल अचीव कर ली थी, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि रेनफोर्स की कितनी स्ट्रेस आ गया था, एरिया कितना था स्टील का, और आपकी लीवर आर्म कितनी है, ठीक है। अगर आप चाहो तो कंक्रीट की तरफ से भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन कंक्रीट की जो वैल्यू है वो आपको सिग्मा सी बी सी नहीं रखनी है, एक्स ए सी ए अपॉन 2 डी माइनस एक्स ए बाई 3, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, सिग्मा सी बी सी क्यों नहीं आया, सी ए क्यों आया, क्योंकि मैंने बोला ना कि यार जो सी है वो सी ए क्या सिग्मा ए लिखा है, मैंने क्या लिखा है, सिग्मा ए लिखा है, सिग्मा ए लिख देते, सी ए नहीं लिखते, कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पर आप लिख लो सिग्मा ए। सिग्मा ए क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उसने एक्चुअल में सिग्मा ए ही स्ट्रेस लिया, इसलिए मैंने ये लिखा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किसकी, थर्ड वाले की, ओवर एनफोर्समेंट की। अगर आपको ओवर एनफोर्समेंट निकालना है तो आपने कंक्रीट की जो लिमिट है वो अचीव कर ली है, तो अब फॉर्मूला क्या कंक्रीट के बेसिस पर निकल सकता है, बी इंटू एक्स ए सी ए बाई 2 डी माइनस एक्स ए बाई 3, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। और अगर आपको स्टील की तरफ से निकालना है तो स्टील की तरफ से निकाल लो, लेकिन स्टील में क्या है, अब सिग्मा एस टी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो वहाँ पर। आपको क्या करना होगा, एक नया टी ए लेना होगा और कैलकुलेट करना होगा सिमिलर ट्रायंगल रूल से, सिमिलर ट्रायंगल से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके अलग अलग जो रेनफोर्समेंट सेक्शन जो बने हैं इनमें किसमें कैसा फेलियर आता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आया हुआ है। तो अब इस सेक्शन में किस तरह का फेलियर आता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार ध्यान रखना, जो अंडर रेनफोर्समेंट है उसमें टेंसाइल फेलियर आता है। कैसा आता है, टेंसाइल फेलियर, कैसा आता है, टेंसाइल फेलियर आता है। और अगर आपसे पूछ जाए टेंसाइल फेलियर ना हो तो आप ये ब्रैकेट में याद रख लो, डक्टाइल भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डक्टाइल लिख सकते हो। और ओवर एनफोर्स जो सेक्शन होता है इसमें कैसा फेलियर आता है, ओवर एनफोर्समेंट जो आता है वो आपका कैसा आता है, आप लिख सकते हो ब्रिटल या फिर कंप्रेशन, इसमें कंप्रेशन फेलियर आता है या फिर आपके कैसा आता है, ब्रिटल फेलियर आता है। तो अपने को कैसा चाहिए, अपने को डक्टाइल चाहिए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अंडर एनफोर्समेंट डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये मैं बेसिकली आपको डिजाइनिंग कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ।
क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जैक्टली वो मैं बताता भी चलूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ये फालतू की थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज चल रही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक बेस मजबूत हो जाए। आरसीसी जब भी फ्यूचर में दोबारा पढ़ो डिजाइनिंग के बेसिस पर, किसी बेसिस पर, तो ये चीजें आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो मोटा मोटा जो भी हो सकता था इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करने वाले, फर्दर आगे बढ़ेंगे और जो और चीजें हैं उनके बारे में मैं आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे क्या कर सकते हो, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।